तो सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल चैप्टर है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन विच में बी एट ऑर्गेनिज्मिक सेलुलर मॉलिकुलर लेवल। सेल डिवीजन इज द मेथड दैट एनेबल लाइफ टू परपेचुएट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कहने का मतलब ये है यहाँ से कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैनिफेस्टेशन का मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की, वो क्या है, हमारा रिप्रोडक्शन है। क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसकी स्पीसीज़ को बनाए रखता है। जैसे मतलब हम कह रहे कुत्ता है, अगर कुत्ते में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो कुत्ता पैदा नहीं होगा, और जब कुत्ता पैदा नहीं होगा तो उसकी स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर कुत्ते से कुत्ता अगर नहीं पैदा हुआ तो वो कुत्ता क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा कि बिल्ली से अगर बिल्ली नहीं पैदा हुई तो क्या होगी, बिल्ली की स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जो भी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, वो हमारी क्या है, रिप्रोडक्शन है। और ये रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म लेवल तक हो सकता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, या तो सेलुलर लेवल पर हो सकता है, एक सेल के अंदर हो सकता है, या तो किसी मॉलिक्यूलर लेवल में, मतलब कि किसी मॉलिक्यूल लेवल पर हो सकता है। उसके बाद से आगे कहा है कि सेल डिवीज़न इज़ द मेथड दैट एनेबल लाइफ टू परपेचुएट। मतलब यही है कि सेल डिवीज़न से क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जो लाइफ को सस्टेन, परपेचुएट मतलब कि लाइफ को बनाए रखने में ये हमारे लिए बहुत मदद करता है। सेल डिवीज़न अगर नहीं होगा तो एक सेल से दो सेल बनेगी नहीं, और जब एक सेल से दो सेल बनेगी नहीं तो उससे हमारा क्या मतलब एक सेल से दो सेल नहीं बनेगी तो जाइगोट हमारा जाइगोट ही रह जाएगा। जाइगोट का मतलब ये कि जो छोटा बच्चा है वो छोटा बच्चा ही रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे से ही सेल डिवीज़न करता है और वो पूरा बड़ा होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है सेल डिवीज़न जो है वो एक तरह का मेथड है जो अनेबल करता है लाइफ के परपेचुएट को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और वो बनाए रखता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भी जो है वो लाइफ को मेंटेन कर रखता है सेल डिवीज़न। दिस इज इक्वली ट्रू इन केस ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड हाई कॉम्प्लेक्स वंस एज ए ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट। और ये एकदम ट्रू है, सबके लिए ट्रू है, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि अमीबा भी जो है वो अपना एक सेल है, एक अमीबा से जो है रिप्रोडक्शन करेगा, दो अमीबा बनाएगा, फिर ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, ये दो अमीबा बनाएंगे। तो ये सबके लिए पॉसिबल है, मतलब सेल डिवीज़न जो है वो सबके स्पीसीज़ को बनाए रखता है। मैंने हमने कहा कि अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो जो छोटा बच्चा है तो वो छोटा बच्चा ही रहेगा ना, उसके अंदर अगर सेल डिवीज़न होगा तो वो छोटा बच्चा रहेगा। तो ये चीज़ सबके अंदर वैलिड है। वो जो सेल डिवीज़न है वो सबके अंदर होता है, चाहे वो अमीबा हो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कितनों भी हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि चाहे ह्यूमंस हो गए, चाहे एनिमल्स हो गए, और चाहे प्लांट्स हो गए। तो सबके लिए जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंस है इसका, सेल डिवीज़न का। अब लिखा है कि सेल डिवीज़न इज प्रोड्यूसेस न्यू सेल। सेल डिवीज़न क्या करता है, नई सेल को बनाता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। मतलब कि जो सेल डिवीज़न होता है वो एक पुरानी सेल से ये एक नई सेल बनाता है। ये जो दूसरी सेल बनेगी ये क्या होगी, ये हमारी एक न्यू सेल होगी, ठीक है। या तो एक सेल बनेगी या तो दो सेल बनेगी, ठीक। एक सेल बनेगी तो मियोसिस, और दो सेल बनेगी तो माइटोसिस। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न में, मियोसिस और माइटोसिस, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि सेल डिवीज़न क्या करता है, प्रोड्यूसेस न्यू सेल। सेल डिवीज़न में क्या होता है, एक नई सेल बनती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि एक पुरानी सेल रहेगी और इसी पुरानी सेल से एक ये हमारी न्यू सेल बनेगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू हेल्प ग्रोथ, और वो हमें क्या करेगी, किस चीज़ में मदद करेगी, तो ग्रोथ मतलब बढ़ने में, या फिर रिप्लेसमेंट मतलब कि रिप्लेस करने में किसी भी ऑर्गन या टिश्यू को, या तो रिपेयर करने में, जैसे कि कभी चोट लग गया, जब चोट लग जाती है तो वहाँ पर, और कहीं भी मान लो हाथ पे पैर पे कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर मांस के टुकड़े भरते हैं ना। भरने का मतलब क्या है कि वहाँ पे सेल डिवीज़न ही हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो सेल डिवीज़न हमें रिप्लेसमेंट में, ग्रोथ में, रिपेयर में, और रिप्रोडक्शन इन आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमने कहा कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल गया, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट बनने के बाद से हमारा एम्ब्रियो बनेगा। क्यों, क्योंकि जब सेल डिवीज़न होगा, ये जाइगोट हमारा दो पार्ट चार पार्ट में डिवाइड होगा, तभी तो ये बड़ा होगा, फिर एम्ब्रियो से बेबी बनेगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल डिवीज़न के ही वजह से हो रहा है। और अगर सेल डिवीज़न मतलब गैमीट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल डिवीज़न ही चाहिए। डीएनए उनने हमारा जो बन रहा है, स्पर्म चाहे मेल गैमेट फीमेल गैमेट ओवम, ये किसके हिसाब से बन रहा है, तो वो सभी के सभी सेल डिवीज़न के ही हिसाब से। तो कह रहा है कि रिप्रोडक्शन सेल डिवीज़न किस में हेल्प करता है, तो सबसे पहले तो हमारा जो है वो ग्रोथ में हेल्प करता है, बड़े होने में, रिप्लेसमेंट में, रिप्लेस करने में, रिपेयर से मतलब कि कहीं चोट लग गई उसको भी सेल डिवीज़न से ही भरा जाता है, रिप्रोडक्शन में भी जो है हमारा सेल डिवीज़न ही हेल्प करता है। आगे, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ए सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइटोसिस, ठीक।
अगर 4 डॉटर सेल तो हमारा जो है वो क्या है, मियोसिस है। कह रहा है कि अगर कभी भी हमारा जो एक सेल है, ठीक, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एक सेल डिवीजन में क्या होता है कि जब एक सेल जो है वो डिवाइड करती है 2 पार्ट में, 2 डॉटर सेल, मतलब ये हमारी एक सेल है। अब एक सेल से एक सेल और एक सेल, ये 2 सेल बनी, 2 सेल जब डिवाइड होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे माइटोसिस, ठीक है। और जब कभी एक सेल से 4 सेल बनती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक सेल से, एक ही सेल से 4 सेल बन रही है तो इसको हम लोग बोल देते हैं मियोसिस, ठीक है। तो जब एक सेल से हमारी 2 डॉटर सेल बनेंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे माइटोसिस, और जब एक सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगी उसको बोलेंगे हम मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस मतलब 2 सेल बनेगी एक सेल से, और मियोसिस मतलब 4 सेल बनेंगी एक सेल से। दीज आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज रिजेंबल द पेरेंट सेल। अब हम कह रहे हैं कि हमने कहा कि हमारे जो जैसे पिताजी या माताजी थी, उन्हीं के हिसाब से तो उनके ही कैरेक्टर तो हमारे अंदर आए हुए हैं। तो सेल डिवीज़न में क्या होता है कि दीज एग्जैक्टली सिमिलर, ये जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, एज वेल एज रिजेंबल मतलब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, किसमें, पेरेंट सेल से। मतलब कि जब सेल डिवीज़न होता है, मतलब कि ये वाली जो सेल है, अगर 2 डॉटर मतलब अगर माइटोसिस हो रहा है तो 2 सेल बनाएगी, और जब 2 सेल बनाएंगी तो ये वाली जो सेल है, ये दोनों सेल है वो किससे मिलेंगी, तो वो हमारे डॉटर सेल से जो है वो मैच करती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सेल जो है वो आपस में रिजेंबल करती हैं पेरेंट सेल से। दीज कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, और यही जो है वो कैरेक्टर जो है वो पहुँचाते हैं पेरेंट सेल से, जो फादर या फिर मदर का जो भी कैरेक्टर है वो डॉटर सेल में पहुँचाते हैं, सेल डिवीजन के ही हिसाब से जाता है। आगे कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ जीन, जीन के फॉर्म में जो है वो एक सेल से दूसरे फॉर्म में जाता है। विच वे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होते हैं। दीज क्रोमोजोम द हेरिडिटी मटेरियल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। द क्रोमोजोम आर एबल टू कैरी कैरेक्टर बिकॉज द फैक्ट दे डुप्लीकेट बिफोर बिगनिंग द सेल डिवीजन। देखो हम शुरू से बता देते हैं कि हमारे पास एक सेल होता है, इस सेल के पास जो है हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए होता है, और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स। डीएनए होता है, इसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। और इसी डीएनए के ऊपर छोटे छोटे ऐसे पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जीन्स, ठीक। अब जब ये सेल डिवीजन करती है तो 2 पार्ट में अगर टूटेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे माइटोसिस, अगर 4 में डिवाइड कर दी तो मियोसिस। अब ये 4 अपने पास में 1 2 में टूटेगी तो इसके अंदर भी जो है वो जीन्स होंगे, मतलब यही डीएनए टूट करके, यही डीएनए टूटता है 2 पार्ट में, और एक डीएनए इसको मिलेगा और एक डीएनए जो है वो इसको मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो डीएनए मतलब कि मदर से हम लोगों में जो कैरेक्टर आता है वो डीएनए के थ्रू आता है, तो वही डीएनए यहाँ से लेकर के यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, यही तो कैरेक्टर लेकर के आ रहा है, यही डीएनए जो है वो कैरेक्टर एक सेल से दूसरे सेल में लेकर आ रहा है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है, तो सेल डिवीजन की वजह से, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तो ये वाला सेल जो है वो बीच में से टूटेगा, एक डीएनए इधर जाएगा, एक डीएनए इधर जाएगा, और यही एक डीएनए से एक दूसरा सेल बनेगा, इस डीएनए से दूसरा सेल बनेगा, और ये इसके जो कैरेक्टर थे वो इस कैरेक्टर से मैच करेंगे। क्यों मैच करेंगे, क्योंकि इसका डीएनए और इसका डीएनए सेम ही तो है, ज़्यादा फर्क कहाँ है। इसीलिए तो हम लोग अपने मम्मी पापा के जो है वो ज़्यादा सिमिलर होते हैं, उनका डीएनए हमारे डीएनए मैच करता है, क्योंकि डीएनए जब सेल डिवीजन होता है, गैमेट्स बनते हैं, तो सेम वही चीज़, ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस गैमेट ही टूटते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि दीज कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल में इन द फॉर्म ऑफ जीन, जीन्स के फॉर्म में जो है ट्रांसफर करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम, मतलब डीएनए के ऊपर ऐसे ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर, वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्रोमोजोम पर जीन्स ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। दीज क्रोमोजोम, और ये क्रोमोजोम क्या करते हैं, हेरिडेटरी मटेरियल होते हैं, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में। सेल का न्यूक्लियस मतलब ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बीच में हमारा डीएनए होता है, और इस डीएनए के ऊपर, इस डीएनए को हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर ये छोटे छोटे पाए जाते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं जीन्स बोल देते हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या करते हैं, एक पेरेंट से दूसरे में जो है वो कैरेक्टर को पहुँचाते हैं। डुप्लीकेट बिफोर बिगनिंग, और यही कह रहा है कि दे डुप्लीकेट बिफोर बिगनिंग, कौन, ये जो जीन्स या क्रोमोजोम है ये डुप्लीकेट होते हैं, यानी कि अपने आप को डबल करते हैं बिफोर बिगनिंग ऑफ द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है उसके पहले ही अपने आप को डबल कर देते हैं। मतलब कि ये सेल है, इसके बीच में ये जो है वो डीएनए हम मान लेते हैं। अब ये डीएनए जो है वो अपने आप को पहले ही डबल, बताया था ना, पहले ही जो है एक ही सेल में अपने पार्ट को 2 पार्ट में तोड़ लेगा, मतलब पहले जो है वो ये डबल हो जाएंगे, डबल होने के बाद से तब जाके ये अपने आप को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक डीएनए से दूसरा सेल बनेगा और दूसरे डीएनए से दूसरा सेल बनेगा, ठीक। और ये वाला कैरेक्टर इसके अंदर पहुंचेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या होता है, तो देखिए, एवरी सेल कैपेबल ऑफ डिविजन्स passes through recurring events called cell cycle।
मतलब कि जब, अब देखिए ये सेल था हमारा, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अब ये डीएनए को ऐसा नहीं होता है कि ये डायरेक्ट सेल जो है वो बीच से आधी कटी और एक इधर सेल चला गया, एक इधर, ऐसा नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें खाना बनाना, मान लीजिए हम अगर कहेंगे कि हमें चाय बनानी है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम डायरेक्ट जाएंगे किचन में चाय बना देंगे तुरंत, ऐसा तो होता नहीं है। चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम जाएंगे गैस जलाएंगे, गैस जलाने के बाद से फिर उस बाद से हम पानी रखेंगे, पानी रखने के बाद से फिर चीनी डालेंगे, फिर उसमें से मतलब जो भी चीज़ें हैं पानी वगैरह हर एक चीज़ चाय पत्ती वगैरह डाल करके फिर उसको छोड़ेंगे, फिर कुछ देर पकाएंगे, तब जाके हमारा क्या बनता है, चाय बनता है। तो वैसे ही हमें अगर सेल डिवीज़न करना है तो सेल डिवीज़न करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, मतलब डीएनए जैसे कि एक ही है तो पहले डीएनए को हम डबल करेंगे, फिर उसके बाद से जो एक मटेरियल चाहिए, इस डीएनए को काटना भी है तो इस डीएनए को पहले काटेंगे, फिर डीएनए को हम डबल करेंगे, फिर हर एक चीज़ जो मटेरियल हमको चाहिए वो सब हम तैयार करेंगे, तब जाके उसके बाद से सेल को हम डिवाइड करेंगे, लास्ट में सेल डिवीज़न होता है। लेकिन उसके पहले हमें हर एक चीज़ इकट्ठी करनी पड़ती है, जो भी चीज़, जैसे चाय बनाने के लिए हमें हर एक चीज़ चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, तो हर एक चीज़ चाहिए तब बाद में हमारा चाय बनता है। तो वैसे सेल डिवीज़न के लिए हर एक चीज़ पहले हमें इकट्ठी करनी पड़ती है, तब जाके हम वहाँ पर सेल डिवीज़न होता है। तो सेल साइकिल में वो सभी प्रोसेस होती है जो सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी होती है, वो सभी हमारी सेल साइकिल में होती है। तो देखिए एवरी सेल कैपेबल ऑफ डिवीज़न, जितनी भी सेल होती है सभी की सेल जो है वो डिवीज़न करती हैं, पासेस थ्रू रिकरिंग इवेंट्स, और उसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स मतलब वही घटक कि क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल साइकिल बोल देते हैं। अब आगे लिखा हुआ है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। अब इसमें होता क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारा होता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए हमारा डबल होता है, तभी तो जब डीएनए डबल होगा तो एक डीएनए एक साइकिल एक सेल में जाएगा, दूसरा डीएनए दूसरे साइकिल दूसरे सेल में जाएगा। सिंथेसिस ऑफ अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो दूसरे सेल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी भी ज़रूरत होती है। जैसे हमने कहा ना कि अब दूसरा सेल है तो उसके भी तो प्लाज्मा चाहिए, उसको भी प्लाज्मा चाहिए और भी सभी चीज़ें चाहिए, तो उसका डबल होता है। फिर ग्रोथ होता है, फिर जा कर के क्या होता है, डिवीज़न होता है। मतलब कि अगर हमें सेल साइकिल में पूछा जाए कि क्या क्या होता है, तो सेल साइकिल में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी होता है, सिंथेसिस ऑफ सेल कंस्टिट्यूएंट्स, जो भी सेल कंस्टिट्यूएंट है जैसे राइबोसोम वगैरह वो भी हमें बनाने पड़ते हैं। फिर ग्रोथ होता है उस सेल का, वो सेल थोड़ी सी बड़ी होती है, पहले छोटी रहती है फिर बड़ी होती है, क्योंकि प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन हर एक चीज़ जो है वो डबल होती है। उसके बाद से ये बीच में से टूटती है और दो पार्ट में जो है वो लास्ट में जो है वो डिवीज़न होता है। दैट ए सेल अंडर गोज फ्रॉम द टाइम इट्स फॉर्मेशन अप टू इट्स डिवीज़न इनटू डॉटर सेल, फिर उसके बाद से लास्ट में जाकर के डिवीज़न होता है और वो डॉटर सेल बना देती है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं सेल साइकिल। खत्म। ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीज़न इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। तो कह रहा है कि ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीज़न, मतलब कि दो सेल डिवीज़न के बीच में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन टाइम बोल देते हैं। ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीज़न, मतलब एक डिवीज़न हुआ, अब इसके बाद से जब ये दूसरा सेल डिवीज़न होगा तो इस सेल डिवीज़न और इस सेल डिवीज़न के बीच में जो समय लगता है उसको हम लोग बोल देते हैं जनरेशन टाइम। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, एक सेल है, इसका ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में हमारा क्या है, डीएनए है, डीएनए के ऊपर जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, ये आपस में एक बार में डिवाइड किया तो एक डीएनए इधर एक डीएनए इधर हो गया। अब उसके बाद से ये जो सेल डिवाइड करेगी तो ये एक डिवीज़न हुआ है। अब ये जो डिवीज़न है इसके होने के बाद से ये जो दूसरा डिवीज़न है, इन दोनों के बीच में जो समय लगा है उसको हम लोग बोल देंगे जनरेशन टाइम। तो मतलब कि ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीज़न, दो सक्सेसिव सेल डिवीज़न के बीच में जो समय लगता है उसको हम लोग बोल देते हैं जनरेशन टाइम बोल देते हैं। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ए सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस, कि एक सेल साइकिल में, ये पूरी सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल में दो फेज़ होते हैं। एक हमारा फेज़ होता है इंटरफेज़ और एक होता है माइटोटिक फेज़। मतलब कि इंटरफेज़ नॉन डिवाइडिंग फेज़ और माइटोटिक फेज़ डिवाइडिंग फेज़। इंटरफेज़ में क्या होता है, देखिए दो फेज़ होते हैं। हमने क्या बताया था कि अगर हमें चाय बनाना है तो सब कुछ हमें पहले इकट्ठा कर लेना है, तब जाके बाद में उसके बाद चाय बनाने हैं। ठीक। तो इंटरफेज़ वो फेज़ होता है जिसमें सभी जितने भी चीज़ें हैं, डीएनए डबल होगा, उसके बाद से हमारी चाय पत्ती वगैरह हर एक चीज़ जो है वो हम मतलब जुटा लेंगे, जितना कि सेल के अंदर जो भी चीज़ चाहिए, जैसे राइबोसोम हो गया, चाहे हमें प्लाज्मा चाहिए, मतलब जो भी चीज़ उसके अंदर है, सेल को जो भी चीज़ ज़रूरत होती है हर एक चीज़ की वो डबल कर लेगी। डबल करने के बाद से उस जब डबल करती है तो वो जो प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ जब डबल होती है, डीएनए डबल हो गया, राइबोसोम डबल हो गया, प्लाज्मा डबल हो गया,
तो वो जो प्रोसेस होती है जब हमारी एक चीज़ डबल करते हैं सेल के अंदर, तो वो हमारा इंटरफेज होता है, जो कि नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। माइटोटिक फेज वो फेज होता है जब हमारा डिवाइडिंग फेज होता है, मतलब जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा माइटोटिक फेज होता है। तो इंटरफेज मतलब दो, जब हर एक चीज़ हम डबल करते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज जब हमारा डिवीजन होता है, ठीक है। माइटोटिक फेज को हम लोग बोलते हैं एम फेज बोल देते हैं, ठीक। अब आगे आते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये हमारा पूरा सेल साइकिल है। उसमें हमारा पहला है हमारा G1 फेज, फिर उसके बाद से S फेज, फिर उसके बाद से G2 फेज, और फिर ये हमारा M फेज है। तो आपको दिख रहा है कि जो इंटरफेज है वो यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारा क्या है, इंटरफेज है। ये डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग फेज है, मतलब यहाँ पर हमारा डिवाइड नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है ये वाला, मतलब हम दूसरे से कर देते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ वाला जो इतना है, ये हमारा क्या है, डिवाइडिंग फेज है, यानी कि हमारा माइटोटिक फेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एम फेज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया आपका कि इंटरफेज सिर्फ और सिर्फ नॉन डिवाइडिंग फेज, और एम फेज जो हमारा डिवाइडिंग फेज होता है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछता है कुछ चीज़ कि किस फेज में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो हमारा होता है इंटरफेज। देखिए इतना ज़्यादा लग रहा है, पूरा इंटरफेज है। इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, ये सभी पढ़ने हम लोग को, G1 फेज, S फेज, और ये G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ और प्री DNA सिंथेसिस फेज अप टू 10 आवर्स, और ये लगभग 10 घंटे का समय लेता है। G1 फेज जो है वो इसमें क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ होता है, सबसे पहले जितने भी सेल हैं उसके ग्रोथ होगी। फिर प्री DNA सिंथेसिस, मतलब DNA जो बनता है उसको, DNA को धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। एस फेज में क्या होता है, DNA सिंथेसिस, मतलब कि 8 आवर इसमें लगता है एस फेज में, और इसमें DNA जो है तुरंत जो है डबल हो जाए। यहाँ पर तैयारी होती है, मतलब कि यहाँ पर सब कुछ हम लोग चाय पत्ती वगैरह सब कुछ इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर जो है चाय पत्ती वगैरह डाल दिए, मतलब कि DNA हमारे यहाँ पर जो है डबल हो जाता है एस फेज में। G2 फेज में क्या होता है कि पोस्ट DNA सिंथेसिस, जो भी DNA में जो भी चीज़ें बची हुई रहती है देख लिया जाता है हम लोग कि हाँ DNA सब कुछ है, सब कुछ मेंटेन है, मतलब देख लेंगे कि एक बार चेक करके कि हाँ चाय हमारा बना है सही कि नहीं बना है। तो वैसे ही यहाँ पर देखा जाता है G2 फेज में कि DNA हमारा सही सलामत है, मन बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो वो हमारा पोस्ट DNA सिंथेसिस, मतलब DNA के बारे में हर एक चीज़ देख लेंगे कि हाँ सब सेल कॉन्स्टिट्यूएंट हर एक चीज़ जो है वो बढ़िया मात्रा में प्रेजेंट है। मतलब G2 फेज में यही देखा जाता है कि हाँ, मतलब हर एक चीज़ चेक किया जाता है कि सब कुछ बढ़िया मात्रा में है कि नहीं है। तब जाके जो है वो हमारा एम फेज आता है, जिसमें हम क्या कर देते हैं, लास्ट 1 घंटे में ही जो है वो डिवीज़न हो जाता है। तो आपसे अगर पूछे कोई कि सबसे ज़्यादा फेज डिवीज़न टाइम किस में लगता है, तो हमारा इंटर फेज में लगता है, और सबसे कम टाइम हो जाएगा एम फेज में लगता है। देखिए 1 ही घंटे हमारा डिवाइड हो गया, ख़त्म। तो हमें चाय बनाने में टाइम नहीं लगता है, चाय को तैयार करने में हमारा नमक, मतलब जो भी चीनी कहाँ रखा है, दूध कहाँ रखा है, हर एक चीज़ खोजने में टाइम लगता है। तो वैसे ही इंटरफेस हमें पूरा इतना टाइम लगता है, और एम फेज जो है हमारा इतना जल्दी, ठीक है। आगे आते हैं, अब सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरफेज। बता तो दिए इंटरफेज क्या है। अब देखिए इंटरफेज में कितने फेज होते हैं, इंटरफेज में भी 3 टाइप के, G1 S2 और ये हमारा S1 और ये G2 फेज। तो इंटरफेज इट इज़ द नॉन डिवाइडिंग फेज, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा नॉन डिवाइडिंग फेज है। प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज का मतलब क्या है, हर एक चीज़ इसमें हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मतलब हमें जो जो चीज़ चाहिए सेल को डिवाइड करने के लिए वो हर एक चीज़ चाहिए होती है, ये प्रिपरेटरी फेज होती है। ड्यूरिंग विच ए सेल प्रिपरेट फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ टू द सेम साइज एज देयर मदर सेल। कह रहा है कि ये प्रिपरेटरी फेज होता है। इंटरफेज जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है, मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ को जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो अगली नेक्स्ट सेल को चाहिए होता है डिवीज़न करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, जो हर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के लिए चाहिए होते हैं, वो सभी जो है वो इसमें ज़रूरत होती है, उसको प्रिपेयर कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। उसके बाद से द सेम साइज, उसी सेम साइज़ में ही सेल के मदर सेल में ही हम सब चीज़ जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में जब नया सेल बने तो उसको ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। द क्रोमेटिन रेटिकुलम आल्सो कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क डुप्लीकेट, जैसे कि हमारा क्रोमेटिन का मतलब DNA, क्रोमोसोम का मतलब DNA, और क्रोमेटिन मतलब उससे पतला फॉर्म जो होता है DNA का, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। मेक इट्स कॉपी, मतलब कि DNA हमारा क्या होता है, अगर हम सीधे बोले तो DNA हमारा डबल होता है ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ DNA कंटेंट, जिससे हमारा DNA जो है वो डबल होता है। इट्स फर्दर डिवाइड इंटू 3 सब स्टेजेस, मतलब कि जो इंटरफेज होता है वो इंटरफेज 3 टाइप में डिवाइड होता है। पहला हमारा हो गया G1 फेज, दूसरा S फेज, और तीसरा जो है हमारा G2 फेज, है ना। अब आगे आते हैं, इंटरफेज 3 टाइप के होते हैं। ये हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है, नॉन डिवाइडिंग होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है, इसमें जो है वो डुप्लीकेशन ऑफ DNA होता है।
अब आपको ये भी याद रखना है कि इस डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मेनली किस फेज में होता है, तो मेनली हमारा एस फेज में जो है वो डीएनए डबल हो जाता है। ऊपर हम लोग पढ़े थे कि एस फेज में हमारा डीएनए डबल हो जाता है। एस फेज, एस मतलब होता है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है। जीवन मतलब है कि ग्रोथ हो रहा है, और जी2 मतलब कि हमारा पोस्ट ग्रोथ हो रहा है, मतलब ग्रोथ से भी आगे ग्रोथ हो रहा है। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस मतलब कि किसका सिंथेसिस, डीएनए हमारा डबल होता है। किस फेज में डीएनए डबल होता है, तो एस फेज में होता है। आगे आते हैं, हमें यहाँ पर जो है वो एक सेल दिया हुआ है, नॉर्मली सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारा सेंट्रोसोम है। उसके बाद ये क्रोमेटिन रेटिकुलम, ये डीएनए ही है, बस ये है कि कॉइल्ड नहीं है, तो ये हमारा क्रोमेटिन रेटिकुलम है, या फिर इसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क बोलेंगे। ये हमारा जो है वो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, और ये हमारे डीएनए है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर एनवलप है ना। सबसे पहले हमारा क्या होता है, मान लेते हैं अगर ये सेल है, ये हमारा पूरा सेल है, तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ये रहा न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो पाया जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन, मतलब डीएनए, और सेंट्रोसोम इसके ऊपर यहाँ पर है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया हुआ कि ये जो है वो हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये हमारा सेंट्रोसोम है, और ये हमारा डीएनए है जिसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं, और ये हमारा न्यूक्लियोलस है। अब आते हैं जीवन फेज, ठीक। सबसे पहले कि जीवन फेज हमारा क्या है, तो जीवन फेज क्या कह रहा है कि फर्स्ट ग्रोथ फेज और पोस्ट माइटोटिक फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज मतलब कि जो ग्रोथ फेज होता है ग्रोथ फेज मतलब कि हमने कहा कि हमें चाय बनाना है, हर एक चीज़ बनाना है, तो उसके लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ तैयार करना पड़ता है। तो जीवन फेज में पानी वगैरह हम लोग जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब हमें सेल बनाना है तो नॉर्मली जो भी चीज़ चाहिए होती है वो धीरे धीरे इकट्ठी करी जाती है जीवन फेज में। तो जीवन मतलब ग्रोथ फेज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। जीवन इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। अब इंटरफेज में भी सबसे बड़ा फेज जो है वो जीवन फेज होता है। इन दिस फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, और इसमें जो है वो सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। द RNA एंड द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज। हम बताए थे कि हमें जो है वो साइटोप्लाज्म भी बढ़ाना होता है, क्योंकि एक सेल होता है, अब इस एक सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम बताया था कि जो भी हमारी सेल होती है उन सभी सेल को भी जो है हमें डिवाइड करना होता है, मतलब ये सेल है, सेल को हमें डिवाइड करना है, तो इसका जो प्लाज्मा है मतलब साइटोप्लाज्म है वो दोनों को देना है, तो इसका साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा, तो वो साइटोप्लाज्म किस में बढ़ता है, तो जीवन फेज में बढ़ता है। तो हमने बताया था कि हमें चीनी वगैरह यही सब ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी चाय तो कोई बना देगा, रख देगा, चाय हो गया, खत्म हो गया, मतलब डिवीज़न तो कोई भी करवा देगा। बनाने में टाइम लगता है जो उसका मटेरियल है, तो वही चीज़ आप करें कि जीवन जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज जीवन फेज होता है। इन दिस फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो फंक्शन जो है वो जीवन फेज में ही होता है। द RNA एंड प्रोटीन सिंथेसाइज एंड वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज। क्या क्या इसमें ज़्यादा हो जाता है, RNA हमारा जो है वो डबल हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस, या फिर साइटोप्लाज्म मतलब जो उसके अंदर लिक्विड, सेल के अंदर लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। और सेल ग्रोथ इन साइज, इसमें जो है सेल का ग्रोथ जो होता है, साइज भी पहले साइज छोटी होती है, जो जीवन फेज स्टेट होता है, तो सेल का साइज जो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म भी बड़ा है, प्रोटीन भी बड़ा है, हर एक कंटेंट बड़ा है, तो जिसकी वजह से इसका सेल का साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है कि द सेल कैरीज आउट नॉर्मल फंक्शन एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट फेज, और इसमें हर एक चीज़ फंक्शन होता है और ये नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर की जाती है। देयर इज नो चेंज इन द डीएनए, इसमें डीएनए का कोई भी चेंज नहीं होता है। बताया ना कि डीएनए चेंज किस में होता है, एस फेज में, सिंथेसिस फेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेसिस फेज, ये हमारा जी हमारा है ग्रोथ फेज हो गया, ठीक। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। और जे एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज क्यों है, किसका सिंथेसिस हो रहा है, कौन बन रहा है, तो हमारा डीएनए बन रहा है। तो इसमें जो है वो डीएनए में कोई भी चेंज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ जो है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता है, वॉल्यूम, साइटोप्लाज्म मतलब सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हर एक चीज़ प्रिपेयर की जाती है, जो ज़रूरत होती है वो हर एक चीज़ को लिया जाता है। तो इसमें सिर्फ ग्रोथ होता है, वॉल्यूम का बढ़ जाता है, सेल का वॉल्यूम पहले छोटा रहता है बड़ा हो जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। लेकिन डीएनए के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। सेल ड्यूरिंग सेल इसमें इंटरफेज के जीवन फेज में डीएनए जो है वो हमारा उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब दूसरा आता है एस फेज। एस फेज में हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज। अब अच्छा एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब कभी भी जीवन के बाद एक और फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जी नॉट फेज, ठीक है, इसको बोलते हैं जी नॉट फेज। इसके अंदर क्या होता है कि हमने कहा
कि जिसको डीएनए डबल नहीं करना। जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है, तो जब कहीं चोट लग जाती है तो हमारा डीएनए जो है डबल नहीं होता, हमें डायरेक्ट बस सेल बना करके दे दी जाती है कि भाई तुम ले जाओ, सेल हमने तुमको दे दिया, डिवाइड करके दे दिया, हमें सेल की ज़रूरत है, हमें डीएनए डबल नहीं करना है। तो जीवन के बाद एक जीनोट फेज, मतलब हर एक चीज़ प्रिपरेशन हो जाएगा, सेल हमारा बढ़ जाएगा और उसको डीएनए डबल नहीं करना है। तो जो जिसको डीएनए डबल नहीं करना होता ना, तो वो जीनोट फेज से जो है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसका काम यहीं तक होता है, सिर्फ ग्रोथ में ही काम करता है। तो जीनोट फेज से वो बाहर निकल, जिसको डीएनए डबल नहीं करना होता है, जिसको जीनोट मतलब क्वेसेंट फेज बोलते हैं इसको, वो जीनोट फेज से ही जो है वो बाहर निकल जाती है, उसका इधर कोई काम नहीं होता है, बस यहीं से बाहर निकल, उसको बस जितनी ज़रूरत होती है वो जीवन फेज में कंप्लीट हो जाता है, और जीवन के बाद एक जीनोट फेज जिसको हम लोग क्वेसेंट फेज बोलते हैं, ये खत्म हो जाता है। बस ऐसे बता दिए। आगे आते हैं। एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। इसमें डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम गेट डुप्लीकेटेड। इसमें क्रोमोसोम मतलब डीएनए जो है क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अब आगे आते हैं जी2 फेज पे। जी2 फेज हमारा क्या होता है, जी2 फेज यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज, ये ग्रोथ फेज है, सेकेंड ग्रोथ फेज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज, इसको हम लोग बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। जी2 को हम लोग बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज, और जी2 को हम लोग जी2 को बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज या फिर प्री माइटोटिक फेज। दिस इज अ शॉर्टर फेज। ये जो है वो क्या होता है, छोटा फेज होता है, शॉर्टर, क्योंकि मेन तो हमारा काम हो चुका है जीवन पे ही, जो भी चीज़ हमें चाहिए हर एक चीज़ हमने जीवन पे ही कर लिया था। अब ये हमारा शॉर्टर ग्रोथ फेज होता है, इन विच सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप। इसमें जो है वो डीएनए का सिंथेसिस तो एस फेज में हो जाता है, तो इसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप हो जाता है। हाउएवर फॉर्मेशन ऑफ एन आरएनए प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन कंटिन्यूज। ये सभी जो है वो हमारा बनता ही रहता है, मतलब कि हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो जीवन फेज में भी हमारा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और जी2 फेज में भी आरएनए और प्रोटीन ये हमारा नेसेसरी होता है, इसलिए डिवीजन में कंटिन्यूज होता है, मतलब लगातार बनता रहता है। इट प्रिपेयर सेल टू अंडरगोज माइटोटिक फेज, और ये जो है वो माइटोटिक फेज के लिए सेल को तैयार करती है, मतलब कि डिवीजन के लिए अब तैयार हो चुकी है, माइटोटिक फेज के लिए डिवीजन के लिए अब तैयार हो चुकी है। ठीक है, जी2 फेज तक हमने पढ़ लिया कि जी2 फेज हमारा